पहली बार मैं मतलब इतनी यंग एज में ये सब देख रहा था, डर रहा था, सबके कपड़े उतर गए थे भाई, मतलब सबका बाजा बज चुका था लीमन के बाद। तो बहुत की चीजें समझ आई कि यार ये इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं कि 2 दूनी 4 2 3 6, इतना इजी नहीं होने वाला। 2009 में इलेक्शंस भी थे, तो गवर्नमेंट को भी ऐसा मतलब वो नहीं छोड़ सकती थी कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ऑन द स्पॉट जो किया वो किया, आगे बढ़ो। इट इज अ बोरिंग जॉब, अगर आप बोरिंग जॉब करते तो पैसा बन जाता है, पर लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए। हाँ, पर एक्साइटमेंट में पैसा बनता नहीं। हम तो और आगे जाएंगे इस जर्नी में, पर मैं थोड़ा सा रिवर्स आना चाहता हूँ। 2008 का आपने जिक्र किया। 2008 में मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे, ऑलमोस्ट सभी को पता है कि जिस तरह से क्रैश आया था मार्केट में, यूएस में जो चीज़ें हुई थी, आपकी क्या यादें है वो 2008 को लेकर? यार बहुत अजीबोगरीब टाइम था, बहुत अजीबोगरीब टाइम था। हम नए नए कॉलेज से बाहर निकले, यंग, जॉब पहली लगी, और आई वॉज इन अ वेरी हाई प्रोफाइल जॉब विद डायरेक्टली वर्किंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आशीष रेजा के साथ काम कर रहा था। बहुत लक्की था उनके साथ काम करने के लिए। हम 2 लैंड एक्विजिशन कर रहे थे, जिसका मैं बहुत एविड मेंबर था। एक यंग लड़के को लैंड एक्विजिशन का चांस मिले बॉम्बे में, एक ज़मीन 750 करोड़ की, एक ज़मीन 450 करोड़ की, एक इस तरह से नंबर्स होते थे। मैं सारे वर्ल्ड के टॉप प्राइवेट इक्विटी वाले हमसे आके मिलते थे, कार्लाइल, वकोविया, HDFC वाले, ICICI प्रू, सब मतलब जो आप नाम, ये ब्लैकस्टोन, सब आके मिलते थे, खुद मिलते थे कि भाई हमारे पैसे ले लो, डिप्लॉय कर दो, क्योंकि उस टाइम लिक्विडिटी बहुत होती थी 2007 के शुरू में। और यही टाइम था कि 8 का एंड आते आते हम इतना बुरे हाल में आ गए कि घर नहीं बिक रहे, अपार्टमेंट सेल नहीं हो रहे हैं, लैंड सेल नहीं हो रही है, प्रोजेक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, कैश फ्लो की लिक्विडिटी की इशू होगी, बैंक्स लोन नहीं दे रहे हैं, ये प्राइवेट इक्विटी वाले के तो फोन ही नहीं लग रहे कि सब गायब हो चुके हैं देश, किसी का ऑफिस बंद हो गया, किसी का कुछ बंद हो गया, सबके कपड़े उतर गए थे भाई, मतलब सबका बाजा बज चुका था लीमन के बाद। तो दैट ड्रेडेड सितंबर ऑफ 2008। तो आई थिंक उस टाइम पे बहुत मेरे कलीग्स के जॉब गए, बहुत फ्रेंड्स के जॉब गए। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ कि हमारा कॉलेज खत्म होने वाला था 2008 जून में, पर मुझे कैंपस में कंपनी ने रिक्वेस्ट करके मेरे डीन को बोल दिया था कि वी वांट हिम टू जॉइन अस अर्ली, जनवरी में, तो मेरे को लग गई। अब बाय द टाइम मई जून आया, तब तक क्रैक्स आने लग गए थे मार्केट में, वो दिखने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिनको जॉब ऑफर मिला था MBA में, उन सबका ऑफर खत्म हो गया, खासकर उन कंपनीज का जो बाहर की कंपनीज थी जिन्होंने नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के काम दिए थे, यहाँ पे KPO जिसे कहते हैं। तो KPO वाले काम के जितने जॉब प्रोफाइल्स थे या जॉब ऑफर्स थे, वो रिवोक होने लग गए थे या होल्ड होने लग गए थे। तो वो भी एक टाइम देखा, बहुत खराब लगता था, क्योंकि आप एक बैच में थे, साथ में पढ़ते थे, मस्ती करते थे, वो देखा। फिर कंपनी में बहुत जॉब लॉसेस देखे, बहुत यंग बच्चे जो ज्वाइन किए थे वो चले गए, 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले चले गए। तो पहली बार मैं मतलब इतनी यंग एज में ये सब देख रहा था, डर रहा था। फिर एक दिन मेरे को आशीष ने बोला कि डोंट वरी, यू आर देयर विद मी। उन्होंने थोड़ा आश्वासन दिया, समझ गए होंगे कि मैं डर रहा हूँ। तो ये हुआ, बट मैंने लाइफ की ना फास्टेस्ट वी शेप रिकवरी देख ली। मतलब सितंबर में ये कांड हुआ, बाय द टाइम वी वर इन मार्च 2009 एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एवरीथिंग वाज ग्रेट, एवरीथिंग वाज ऑसम। पिकअप होने लग गया था। हमारी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा, एक टावर मोतीलाल ओसवाल ने खरीद लिया, जो आज मोतीलाल ओसवाल का हेडक्वार्टर है बॉम्बे में, वो हमारी बिल्डिंग थी। हम मतलब वी सोल्ड इट टू देम। और इस तरीके से मतलब मैंने देखा कि रैपिड रिकवरी होने लग गई। हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ मई जून 2009 में, ओवरनाइट विद इन 2 वीक्स वो सेल हो गया था पूरा, मतलब जिसमें करीबन 550 अपार्टमेंट्स थे। थोड़ा सस्ता निकाला था, बिक गया माल। तो आई थिंक अचानक से रिवाइवल फटाक से आ गया था, वी शेप रिकवरी हो गई थी, निफ्टी इंप्रूव होने लग गया था। तो वो टाइम थोड़ा आई थिंक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड नहीं था इंडिया में। उसके 2 रीज़न भी हो सकते हैं कि एक तो ये था कि इंडियन मार्केट्स रेजिलियंट थी, कैश था इंडिया के पास, वो सिस्टम था। सेकेंड था कि 2009 में इलेक्शंस भी थे, तो गवर्नमेंट को भी ऐसा मतलब वो नहीं छोड़ सकती थी कि कुछ हो ही नहीं रहा है। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो कि मूवमेंट हो रही है मार्केट्स में, पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि अगला इलेक्शन उनको जीतना था। तो आई थिंक ये सब करके वो थोड़ा सा रिकवरी आ गई थी, 2009 के मिड तक वो रिकवरी ठीक ठाक आ गई थी। बट दैट सितंबर टू मार्च वो एक 6 महीने बहुत खराब थे, बहुत ज़्यादा खराब थे। दूसरा, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने भी मेरे ख्याल से पहली बार ये रियलाइज़ किया था कि अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लिक्विडिटी को पुश करो, चीज़ें अपने आप आसान होती हुई, हाँ, अपने आप आसान होती जाएगी, अपने आप रिकवरी आएगी। और उसके बाद जो 2020 में क्रैश आया, इसी वजह से अगर आप 2008 का क्रैश देखो तो वो 3 स्टेप में आपको होता हुआ दिखाई देता है। नीचे आता है, फिर बाउंस बैक देता है, फिर नीचे आता है, फिर बाउंस बैक देकर फिर फाइनल
जो है हमें जो क्रैश आना था वो आता हुआ दिखाई दिया था। राइट वही 2020 में अगर आप देखो तो इतनी अर्ली स्टेज पर लिक्विडिटी मार्केट में पंप की गई कि वो बस निफ्टी नीचे गिरा, वो हाँ। 2 लोअर सर्किट लगे और उसके बाद उसके से बाद V-shape recover मार रिकवरी गया। हो गई। मुझे याद है ना, रिलायंस 800 हुआ था हम्म। और 800 के बाद फिर वो फटाक से पता नहीं क्या स्पीड से 1000 हो गया। हम्म। 25% तो मेरे को लगता है वो इन स्पैन ऑफ 7 ट्रेडिंग सेशंस हो चुका 1 वीक के अंदर। हाँ, 5% और उन्होंने भी टाइमिंग ऐसी निकाली ना, तभी जियो की सारी तब न्यूज़, हाँ, डील्स वील्स फेसबुक, भी कर दी। गूगल सबके साथ बिल्कुल पार्टनरशिप। बिल्कुल। वो लोगों को तो बिजनेस मैनेज करना आता ही है गजब तरीके से, तो दे मैनेज सेंटिमेंट्स, बिजनेस, एवरीथिंग टुगेदर। तो ये जर्नी रही और आई वाज वेरी, मतलब मैं कहूँगा मैं बहुत लकी था कि बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कभी मैदान छोड़ के नहीं गया। दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर्वाइवल। हाँ, कि विकेट नहीं करने दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुपड़ा साफ हो गया हो या कैपिटल खत्म हो गया हो या बिल्कुल मैं मतलब रोड पे आ गया हूँ। कर्जे में वो डूब हाँ, गए। वो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, लोन से प्रोटेक्ट किया बहुत ज्यादा। कुछ अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप हुई ऑन द वे, तो जिस वजह से मैं कहूँगा कि ठीक रहा, जर्नी अच्छी रही। और इसके बाद फिर एक्टिव इन्वेस्टिंग किस तरह से शुरू हुई? ये जो पूरा सफर जहाँ पे आप खुद अपने फंड्स को मैनेज कर रहे हो, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए देखिए आपको ना सबके लाइफ साइकिल्स हैं। जो भी व्यक्ति घुसेगा मार्केट में, ग्रीड विल बी द फर्स्ट थिंग विच ही विल फेस। मैं हमेशा कहता हूँ FGH, फियर, ग्रीड, होप, ये तीन ही चीज़ें हैं जो पूरी मार्केट को ड्राइव करती हैं। और सबसे पहले आता है ग्रीड। बिकॉज आदमी घुसता है, उसको लगता है यार मेरे पैसे ओवरनाइट डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस के साथ घुसता है। फिर एक आधी बार मार्केट थप्पड़ मारती है अच्छे से, मतलब पहले हल्के मारती है, फिर बड़े वाले मार देती है ज़्यादा, मतलब ठीक से नहीं सीखो तो मैंने भी ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या था, मेरे यहाँ एक कॉलीग थे, IIM कैलकाटा के पास आउट थे रेजर्स में, तो वो ऑप्शंस खरीदते थे। अच्छा, आपने भी फिर वो हाँ किया? हाँ, हमने सारे पॉसिबल लीगल सट्टे खेले हमने, MCX जो भी पॉसिबल था। बट देखो, हमेशा एक चीज याद रखिए कि कभी भी मतलब घर का सामान बेच के मार्केट में नहीं लगाना। मतलब उतना लगाना जितना खो तो ऐसा मौत नहीं आ जाए, डिस्पोजेबल। हाँ, मतलब आपका एक प्रपोर्शन होना चाहिए कि इतना ही मैं लगाऊंगा, कसीनोबाजी जो करूंगा वो इतने से ही करूंगा। फिर मैंने रियलाइज किया कि ये भी विनेबल गेम नहीं है, ये ऑप्शंस खरीदना ये सब विनेबल गेम नहीं है। एंड प्लस आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज मेरा फोकस ये रहता था मैं अगला प्रमोशन कैसे पाऊं, अगली हाइक कैसे लूं, मैं Job नया पर क्या ज्यादा सीखूं। focus हाँ, मेरा CFA करना था मुझे, तो मेरे को CFA की पढ़ाई करनी थी, तो मैंने CFA की पढ़ाई करी। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने करियर में कैसे बेटर करूं, बिकॉज दिस वॉज नॉट माई करियर। या तो मैं किसी स्टॉक मार्केट कंपनी में होता, मोतीलाल ओसवाल में होता, या IFL में होता, या ऐसी कोई कंपनी में काम कर रहा फुल होता, टाइम ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर बन सकता था, फुल टाइम रिसर्च एनालिस्ट बन जाता। पर वो सब मैंने नहीं किया। मैंने आई हैड चूजन द जर्नी ऑफ कॉर्पोरेट, कि भाई कॉर्पोरेट में काम करेंगे, तो फिर मुझे उस हिसाब से दिमाग लगाना चाहिए था। तो मैंने फिर ज्यादा दिमाग इधर लगाया, ऑप्शंस खरीदे बेचे, सब कुछ किया। कुल मिला के 10 लाख रुपए का मैंने भी अच्छा Loss गेम कर ही किया दिया। हुआ है, पर मैं उसको निवेश कहता हूँ। आई थिंक वो मेरे को एक कोर्स खरीद लिया मैंने 10 लाख रुपए का एक तरीके से। मार्केट से सीधा हाँ, सीख मार्केट लिया ने आपने। सिखा दिया। फिर समझ आ गया यार, ये जो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स है ना, ये बनते नहीं है। ये सिर्फ सुन लेते हो आप किसी की कि किसी के बने थे, पर ये किसके बने थे पता नहीं, वो बट किसी किसके के तो बने, बने हाँ, थे। किसी के तो बने थे। हमारे भाई के दादा के दोस्त के बने थे। फाइंड एक्स, मतलब अलजेब्रा में होता था फाइंड एक्स। वो आज तक किसी को मिला आज नहीं है। किसी को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। कौन छुप के ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है और करोड़ों कमा रहा है, किसी को नहीं पता। अच्छा, फिर उसके बाद है ना, ये भी समझ आ गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है, क्योंकि बार बार वॉरेन बफेट को सुन रहे हो, पीटर लिंच को सुन रहे हो, इन लोग को सुन रहे हो। एक मैं बुक बहुत पसंद करता था, तब मेरे को किसी ने गिफ्ट की थी, वो थी द मार्केट विजर्ड्स, जैक श्वैगर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। काफी बढ़िया। एंड उसके मैंने कुछ इंटरव्यूज पढ़े अच्छे, एड सिक्योटा के पढ़ा, फिर डेनिस रिचर्ड्स के पढ़ा और ये लोग का पढ़ा, तो बहुत की चीज़ें समझ आई कि यार ये इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इतना ईजी नहीं होने वाला। तो फिर मैंने बंद कर दी ये दुकान, अपन नहीं करेंगे। फिर क्या होता, लालच फिर से आ जाता, कोई दोस्त आ गया, जैसे मैंने बताया, वो आ गया 80,000 रुपये लेके चला गया अपने किसी ने अकाउंट में। फिर 2-3 बार वो झटका खाया, उसके बाद फिर रियलाइज कर लिया कि यार नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि यार लोग पैसा तो बना रहे हैं, कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी। फिर मैंने कुछ स्ट्रैटेजी सीखनी चालू करी एंड आई मेट समबडी जो एक अच्छा अमाउंट हैंडल कर रहे हैं, और जो मैं स्ट्रैटेजी आज यूज कर रहा हूँ मैंने उनसे सीखी, और मेरे को ना बड़ी लॉजिकल लगी वो। मेरे को लगा यार इसमें कोई कंटेस्ट करने लायक बात नहीं है। इट वॉज डेटा बैक्ड, इट हैड इट्स ओन बैक टेस्टिंग। अच्छा, उसमें क्लेम टू फेम ये नहीं था कि इट इज अ जीरो रिस्क स्ट्रैटेजी। आजकल जो थंबनेल्स आ जाते हैं, 100% accurate, 100% एक्यूरेसी, बैंक निफ्टी 2x 4x पता नहीं जो भी चलता है। तो उसने जो बताया उससे मेरे को समझ आ गया कि यार ये रीजनेबल प्रोबेबिलिटी के साथ रिटर्न्स बनने की क्षमता है इस वाली स्ट्रैटेजी।
फिर मैंने उसको एग्जीक्यूट करना चालू किया, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। छोटे कैपिटल से स्केल किया, एंड आज एक अच्छे खासे कैपिटल से उसको करता हूँ, ताकि मेरी बेसिक पैसिव इनकम बनती रहती है उससे। सो एक अमाउंट मैं उसमें से कमा पाता हूँ। सो दैट्स हाउ आई लर्न इट, वेरी सिंपल। और आज उसी को रिपीट करे जा रहा हूँ, रिपीट करे जा रहा हूँ, रिपीट करे जा रहा हूँ। इट इज़ अ बोरिंग जॉब। अगर आप बोरिंग जॉब करते हो तो पैसा बन जाता है, पर लोगों को एक्साइटमेंट Excitement चाहिए। हाँ, पर एक्साइटमेंट में पैसा बनता नहीं है। एक्साइटमेंट चाहिए तो कसिनो में जाना चाहिए, मार्केट में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। बट लोग डेली मार्केट को कसिनो की तरह कर रहे हैं। बिल्कुल। सी, अगर आप कहते हो स्टॉक मार्केट सट्टा है, जुआ है, तो यानी आप उसको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आप अगर एक डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदते हो, जो आपके तो सारे जो व्यूअर्स हैं वो यही फटर्निटी के हैं, तो समझ जाएंगे। इसको सिंपल करते हैं, भाई आज रिलायंस 3000 का चल रहा है, महीना खत्म हो जाएगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, और आपने 3300-3400 का कॉल खरीद लिया। तो आप क्या मानते हो कि मार्केट रिलायंस 10-15% एक महीने में भाग जाएगा ऊपर? क्या उम्मीद कर क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप तो वो सोच रहे हो कि यार 250 का लॉट है, 4 रुपए का कॉल ऑप्शन है, तो अपने तो 1000 रुपए होंगे, कल को ये भाग गया तो 1000 का 10,000 हो जाएगा। फिर कितनी बार होगा? प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज ऑलमोस्ट 1 out of 100 टाइम्स या 1 out of 20 टाइम्स। तो 5% प्रोबेबिलिटी के लिए आप इतना बड़ा गेम खेलते जा रहे हो, तो आपको स्ट्रेस ही आने वाला है। और वो गेम मैं उल्टा खेल रहा होता हूं, मैं आपको वो ऑप्शन बेच रहा होता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि देयर इज अ 1 out of 20 चांस कि तुम जीतोगे, तो 19 out of 20 मैं जीतूंगा। जिस टाइम तुम जीत रहे होगे मैं स्टॉप लॉस लेके बाहर चला जाऊंगा। तो बहुत सिंपल है कि इफ यू वांट टू अचीव what only 10% are achieving, then you have to do what those 10% are doing, है ना। आप अपने 90% वाली हैबिट से वो 10% वाला रिजल्ट नहीं कह सकते। देखिए, कोई भी ट्रेड के ना 5 आउटकम्स होते हैं। पहला होता है बिग प्रॉफिट, अमेजिंग। स्मॉल प्रॉफिट, ओके। ब्रेक इवन, ओके। स्मॉल लॉस, ओके। बिग लॉस, नॉट ओके। वो नहीं होना चाहिए। तो 5 आउटकम्स में से 4 आउटकम आपके फेवर में है, एक आउटकम आपके अगेंस्ट है। पर उस एक आउटकम में आते आते आपका माइंड फ्रीज हो जाता है, आप स्टॉप लॉस ले नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आपको लगता है, आपका होप आ जाता है कि यार ये आ जाएगा वापस, इट विल कम बैक, इट विल कम बैक। मैंने कितनी बार स्टॉप लॉस खाया है जिसके बाद इमीडिएटली वो वापस रिट्रेस हो गया, और मेरे भी मन में आती है वो बात कि यार काश मैं ना लेता, थोड़ा 2 पॉइंट और रुक जाता। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल हैपन, यू कांट बी 100% टाइम्स राइट। तो ये सब चीजें ना आपको सीखनी पड़ेंगी अंदर, और ये कब आती है? जब आप एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट में होते हो। आज हमें दुख होता है कि इंडिया समझो पाकिस्तान से हार जाए, उनको दुख होता होगा पर वो इंप्रूवमेंट पे सोचते हैं। करना क्या है? हाँ, अगला क्या करूं मैं, नेक्स्ट स्टेप क्या ये तो हो गया, अब अगला क्या करूं। आप धोनी को भी सुनेंगे तो धोनी भी ऐसी लाइंस पे बात करते हैं, दैट्स व्हाई ही वाज कैप्टन कूल, या जो भी उनको एक था, बेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम रहे हैं वो हमेशा। तो वो इसलिए रहे हैं क्योंकि वो इंप्रूवमेंट्स पे सोचते थे, वो ना सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते थे, इमोशंस को कंट्रोल करते थे। अभी जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद रोहित शर्मा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उसमें रिपोर्टर्स बार बार उनको पूछ रहे थे, आपने T20 जीता, उसकी ये उसके वो वर्ल्ड कप के बारे में सारी चीज़ें पूछ रहे थे। और रोहित शर्मा के जवाब जो थे, या उनके जो अपनी तरफ से जो वो बोल रहे, वो बार बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में बोल रहे थे। जो हो गया वो उस बंदे ने अगले दिन ही छोड़ दिया कि ये तो मैंने अचीव कर लिया, चलिए ये टिक लग गई मेरी, चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट क्या? बिल्कुल, अगला क्या? अब नेक्स्ट इसकी तरफ मुझे लक्ष्य अपना केंद्रित करना। बिल्कुल। देखिए, आप कितने भी प्रोग्रेसिव लोगों से बात करेंगे ना, वो क्या होता है, ये भगवत गीता का एक कोट भी है कि जब आप खुश हो तो बहुत खुश मत हो, जब दुखी हो तो बहुत दुखी मत हो, क्योंकि उन्हीं टाइम्स पे आप गलत डिसीजन लेते हो। स्टेबल रहो। हाँ, आपको वो क्या कहते हैं उसको, स्थित प्रज्ञ कहते हैं कि क्या था, आप जैसे वो कुछ राजा होते थे ना जो खुश होते थे तो गले में से हाल रहे, ये ले। तो इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही कभी बहुत दुखी हो तो डिप्रेशन में, हाय राम मैं तो अब मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा। एक बड़े ना इंटरेस्टिंग फोटो देखी थी मैंने, 1980s का एक कवर पेज था इकोनॉमिस्ट का, कि मार्केट्स में इमोशन कैसे प्ले करते हैं। तो उसमें एक बंदा था जो पैसा हार गया खत्म कर, तो उसने लिखा कि आई एम सेइंग बाय टू द मार्केट्स, बाय बाय। किसी ने सुन लिया बाय, BUY, उसने दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, चौथे को बोला, और मार्केट्स ऊपर चलने लग गई। तो मार्केट्स आर सो इरैशनल। वॉरेन बफे का एक बहुत अच्छा कोट याद आता है मुझे इसमें, कि मार्केट्स आर मोर इरैशनल देन यू कैन बी सॉल्वेंट। कभी कभी आप लगता है नहीं यार मार्केट तो नीचे गिरेगी, मार्केट तो नीचे गिरेगी, मार्केट तो नीचे गिरेगी, और साली चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। तो वो यही कहते हैं कि इरैशनैलिटी इन द मार्केट कैन प्रिवेल लॉन्गर फॉर द टाइम यू कैन बिकम लिक्विड। यानी आपने समझो 20,000 निफ्टी था, तो आपने शॉर्ट बिल्ड कर लिया कि यार अब तो मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। अब निफ्टी चला गया 21,000, आप अभी भी सोच रहे हो मार्केट को तो गिरना था। अब निफ्टी चला गया 22,000, आप अभी भी सोच रहे हो मार्केट को गिरना था। अरे भाई, तुम क्यों सोच रहे हो मार्केट को गिरना था? जब बल्क ऑफ द पीपल इरैशनल हो चुके हैं,
वो ज्यादा वैल्यूएशन देने को तैयार तैयार है है। तो तुम साला क्यों लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो उसके साथ? क्या पर्सनल तुम्हें क्या पर्सनल ग्रज आ भीड़ गया से है? क्यों रख हाँ मतलब बाजार से क्यों बहस कर रहे हो यार? बाजार से बहस करना बेवकूफी है। बाजार को अपना बनाओ। हाँ, यू राइड ओवर इट। अच्छा हाँ, आपने कोई पोजीशन ली, बाजार उल्टा चला गया, सॉरी बोलो, बाहर आ जाओ। यार, बाजार मुझसे की बात नहीं लड़ माननी सकते, पड़ेगी। हाँ, उससे उसके आप उससे अगेंस्ट नहीं लड़ मत जाओ। सकते। ना, जैसे बाहर अभी के भी काफी सारे लोगों का कहना है कि मार्केट इनरेशनल हो चुका है पूरी तरह से, जिस तरह से हमें रैली देखने को मिल रही है इसमें करेक्शन आना चाहिए। आना है तब आएगा। हाँ, अभी राइट करो ना, जो चल रहा है उसको राइट करो, एक्चुअली प्रॉफिट ना बनाओ। ये जनता जो है ना सृजन, ये है, दे आर फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेटर्स। काफी बढ़िया वर्ड। अगले क्रैश में बाय करूंगा। हाँ संजय, वो 20,000 मैं किसी को बोला SIP कर, अरे यार वो ना अभी निफ्टी 20 चल रहा है, हाँ। एक बार बस मेरे दोस्त ने बोला 18 आने वाला है, तब मैं शुरू तब मैं चालू करूँ। फिर 22 हो गया, मैंने फोन किया, अब यार अब वो सोचा था ना, तो अब 20 तक तो आने दे वापस, ठीक है वेट कर लो, अब तो 25 हो गया। तो तुमने तो वो 20 से 25 की पूरी वेव खत्म कर दी। ये बात है ना, मेरे को सिखाई थी मेरे फादर के ब्रोकर ने, जहां मेरे को पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वहां मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी। तो वर्लपूल शेयर था, 100 रुपए में लिया था मैंने उनके साथ, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था। उन्होंने बोला, और वो 130 के आसपास हो गया, तो मैं निकल गया। अपने को तो कुछ नॉलेज नहीं ना, बिल्कुल। तो खरीदा, बेच दिया। अच्छा, अब मैं फिर चला गया था पढ़ने कोपेनहेगन 2 महीने के लिए। जब मैं वापस आया तो वर्लपूल 160, 2 महीने के अंदर 130 से 160, 1.5 महीने के अंदर, 2 भी नहीं। तो मैं गया, मला ओनाली सर ये तो 160 हो गया। बोलो खरीद और खरीद, बहुत ऊपर जाएगा। मैंने सर अभी तो मैंने 100 में खरीदा था, अभी 160 हो गया। बोलते तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू 160 से लेके 250 कमा। तब मुझे समझ आया कि आपको प्राइस को ऐसे एंकरिंग नहीं करना है कि यार मैंने तो इस शेयर को इतने वहां पर सस्ते में देखा खरीदा था, अब मैं इस शेयर को कैसे खरीद लूं। ये एंकरिंग बायस जो है ना, ये आपको प्रोक्रेस्टिनेट कराएगा, डिसीजन नहीं लेने देगा, रिग्रेट में रखेगा। और फाइनेंस में 2 चीजों से बचना चाहिए, फोमो और रिग्रेट। अगर आपके पास ये 2 स्किल्स आ गई ना, इससे बड़ी फाइनेंशियल स्किल कोई नहीं है। लोग सोचते हैं कि मेरे को बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, P&L पढ़ना आना चाहिए, कैश फ्लो पढ़ना आना चाहिए। अरे किसी के बाप को पढ़ना नहीं आता, माइंडसेट। सबसे बड़े जितने एनालिस्ट हैं उनको भी नहीं पढ़ना आता, वो भी शायद, हाँ वो भी सारे सिर्फ बंटरबाजी करे। बट अगर आपका फोमो नहीं है हाँ। और रिग्रेट नहीं है, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जियोगे, और हमेशा आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करके अपना डिसीजन इमीडिएट लोगे, चेंज करोगे और एग्जीक्यूट करोगे। आई थिंक यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन वाला माइंडसेट होता है ना, कि हम 100 बार बोलते रहेंगे कि रोहित शर्मा को उस टाइम पे ये करना चाहिए था, उसने जो कर दिया वो कर दिया, वो अगला मैच खेलने जा रहा है। बिल्कुल, वो ये नहीं सोच रहा है उधर मैं ऐसे करता, ऑन द स्पॉट जो किया वो किया, आगे बढ़ो। देखो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, और 140 करोड़ लोगों की 1400 करोड़ राय है, ठीक है? तो आप सबकी सुन नहीं सकते। आपको सिर्फ ये देखना है कि व्हाट कैन यू इंप्रूव, व्हाट यू डिड रॉन्ग, व्हाट वाज अगेंस्ट योर सिस्टम। आपने को एक देखिए, फर्स्ट चीज है आपको सिस्टम बनाना है। A fool with a plan is better than a person, intelligent person without a plan. वॉरेन बुफे। मेरा हर स्टेटमेंट वॉरेन बुफे का है, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं को आइडलाइज करता हूं। क्योंकि जब मैंने उनको आइडलाइज किया, उनकी थीसिस लगे, मेरे पैसे बन गए बिना मेहनत किए। सृजन, एक है ना कंसेप्ट होता है फाइनेंस में, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ठीक है, कि आपने कितना रिस्क लिया, कितना रिटर्न बना। आई विल इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट, टाइम एडजस्टेड रिटर्न। इसका मतलब ये है कि मैंने कितना समय दिया उस रिटर्न्स को पाने के लिए। मेरा आज अगर रिटर्न ऑन रोटी, ठीक है, अगर आप मेरा रोटी देखो म्यूचुअल फंड्स का, मेरा IRR म्यूचुअल फंड्स का होगा 20-21% ओवर 10 ईयर्स, पर मेरे हिसाब से मेरा रोटी 210% है, क्योंकि टाइम तो दिया ही नहीं ना। 1 मिनट का टाइम नहीं दिया। आज भी मुझे नहीं पता कि कौन सा म्यूचुअल फंड आज कट रहा है, कौन सा 10 दिन बाद कटेगा, कौन सा। मैंने हफ्ते के काट दिए। ऑटोमेशन चल रहा है, ऑटोमेशन चल रहा है, इट इज पैसे मैजिक, बन रहे हैं, और पैसे बन रहे हैं, और जब चाहिए निकाल लो, जितना चाहिए निकाल लो। आज मेरे पास अगर 5 करोड़ का फंड है, मेरे को 5 लाख चाहिए, बटन दबाओ, कल आ जाएगा। और मजेदार बात देखो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज अगर मेरे पास 5 करोड़ का फंड है, एंड आज मैं 40 का हूं, लेट्स से आई टेक इट अप टू 70, 30 साल, और कुछ नहीं करता, नया पैसा नहीं जोड़ता, सारी एक्टिव इनकम मेरे लिए, मजे करो, घूमो फेरो, जाओ दुबई फुबई, जो करना है करो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार खरीदो, तो कुछ नहीं कर रहा मैं इन्वेस्टमेंट को। तो ये अगर 12% से भी ग्रो किया ना, तो ये अगले 30 साल में 5 बार डबल हो जाएगी। अब 5 बार डबल 10 टाइम्स नहीं होता है, 5 बार डबल 32 टाइम्स होता है। अब 32 टाइम्स ऑफ 5 करोड़ कितना होता है? 150 करोड़ होता है। तो गिव और टेक आफ्टर 30 years आई विल बी सिटिंग ऑन एनीवेयर अराउंड 150 करोड़ रुपीस एट 12% कंपाउंडिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर ये 14 हो गया रिटर्न 12 की जगह, तो ये एक और डबल लग जाएगा, तो ये 300 करोड़ हो जाएगा। फिर ये 150 का 175 नहीं होगा ना, 150 का 300 होगा। तो ये नंबर्स हैं यार, दिस इज मैजिक। बट आपको टिकना पड़ेगा मार्केट में,
आपको ऊपर नीचे वाले दौर देखने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा।